तो स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल साइंस कीड़ा प्लस पे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में गति से संबंधित जो भी क्वेश्चन था, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को हम लोगों ने डील करा। आज हम लोग का जो चैप्टर है वो है बल तथा गति के नियम, जो कि इस चैप्टर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आने वाला जो भी लेक्चर होगा हमारा पार्ट 3 में होगा। ठीक है, जो कि हम लोग डायनेमिक्स के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम लोग जाने थे पिछले क्लास में कि एक काइनेटिक्स होता है गति की, जो कि बिना हम लोग क्या करते हैं, बिना गति का कारण जाने हुए हम लोग अध्ययन करते हैं। लेकिन इसमें क्या करेंगे, गति का क्या रीजन है, ठीक है, उसके पीछे हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक्स। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड के विराम के जड़त्व का निर्धारण किस भौतिकी राशि से होता है। ठीक है, क्वेश्चन जो बोल रहा है किसी पिंड के विराम के जड़त्व का निर्धारण किस भौतिकी राशि के द्वारा होता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन एक आ रहा है विराम का जड़त्व। उससे भी पहले हम लोग को बहुत जरूरी समझना जड़त्व क्या होता है। जड़त्व को हम लोग इनर्शिया भी बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में जो है जड़त्व को जड़ता भी बोलते हैं। ठीक है, जड़ता या जड़त्व या इनर्शिया, ठीक है, एक ही वर्ड होता है। इसका तात्पर्य क्या है जड़त्व का। जड़त्व कहता है कि आप जिस कंडीशन में, ठीक है, यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ना ही चाहिएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये टेंडेंसी यदि आ जाए तो फिर हो ही गया। ठीक है, तो जड़त्व कहता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाह्य बल कार्य ना करे। मतलब यही हो गया, यदि कोई आदमी जिस सिचुएशन में है, यदि कोई वस्तु, आज ये बॉडी है, ठीक है, आज ये जो ब्लैक बोर्ड है, आज ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसका टेंडेंसी आ जाता है, इसका अभिलक्षण गुण आ जाता है। ठीक है, तो इसी गुण को कहते हैं इनर्शिया, जड़त्व। ठीक है, यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा पे गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगा। ठीक है, तो ये टेंडेंसी जो आ जाता है इसी को बोलते हैं हम लोग जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, जड़त्व जो होता है वो यदि मैथमेटिकली हम लोग देखें जड़त्व, ठीक है, इनर्शिया जो होता है, जड़त्व जो होता है मेनली डिपेंड करता है वस्तु के द्रव्यमान पे। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पे, द्रव्यमान मतलब माने मास, यानी कि जब कोई भी वस्तु जो है, मान लीजिए वो जितना ज्यादा उसके पास मास होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जड़त्व इनर्शिया जो है द्रव्यमान के समानुपाती होता है। माने क्या, माने यही हुआ कि कोई भी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ज्यादा। मान लीजिए हम पतला आदमी है, ठीक है, आज हमको कोई फोर्स लगाएगा तो हमारे पास उतना टेंडेंसी रहेगा नहीं। ठीक है, तुरंत धकला जाएंगे, यानी कि हम लोग पुश फॉरवर्ड हो जाएंगे। लेकिन वही चीज यदि थोड़ा ज्यादा मोटी हेल्दी आदमी है, ठीक है, यानी कि उसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो उसको घसकाने में भी ज्यादा बल लगेगा, यानी कि टेंडेंसी क्या, जड़त्व उसका ज्यादा है। यानी कि जड़त्व जो है टोटली डिपेंड करता है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान की, यानी कि इनर्शिया इज डिपेंड अपॉन टोटली मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि इसीलिए हम लोग बोलते हैं जड़त्व जो है क्या होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा किसी भी वस्तु का, वो उतना टेंडेंसी ज्यादा लाएगा कि हम जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में रहने की टेंडेंसी लाएगा। ठीक है, तो चलिए, और जड़त्व जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जड़त्व जो है 3 प्रकार का होता है। यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में, ठीक है, गमन कर रहा है, तो वो उसी सीधी रेखा में गमन करना चाहेगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक सीधी रेखा में गति का जड़त्व। ठीक है, और कोई वस्तु यदि रेस्ट में है, जैसे कि ये बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, जैसे बिल्डिंग कोई भी रेस्ट में है, कोई प्लेटफॉर्म रेस्ट में है, ठीक है, तो वो प्लेटफॉर्म जो है उसी रेस्ट अवस्था में ही बनाए रहना चाहता है। ठीक है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब तक भूकंप ना एकदम खतरनाक, ठीक है, भूकंप आके एकदम उसको बिल्डिंग को ध्वस्त ना कर दे, तब तक क्या करेगा, उसी अवस्था में बनाए रहना चाहता है। ठीक है, तो वो हो गया विराम का जड़त्व। ठीक है, उसके बाद जो है आगे जो क्वेश्चन कहता है तीसरा टाइप जो है, कोई मान लीजिए दिशा में, जिस दिशा में जा रहा है, ठीक है, उसी दिशा में गति करना चाहता है। ठीक है, तो जिस दिशा में था उसी दिशा में रहना चाहता है। ठीक है, और जैसे ही उस दिशा के जैसे ही अप्रोच कोई भी चीज दूसरा टर्न दिशा लेता है, तो उसके प्रतिक्रिया के रूप में क्या होता है, दूसरे वो झुक जाता है। ये हुआ दिशा का जड़त्व। ठीक है, एक होता है विराम का जड़त्व, ये विराम में कोई वस्तु है विराम में ही रहना चाहेगा। एक क्या होता है दिशा का जड़त्व, एक गति का जड़त्व, यदि जो वस्तु की गतिशील है गतिशील ही रहना चाहता है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, किसी पिंड के विराम के जड़त्व का निर्धारण किस भौतिक राशि द्वारा होता है। एक चीज देख लिए,
हम लोग द्रव्यमान के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान अपन लोग का आंसर होगा। कहता है किसी गुटके का द्रव्यमान, ठीक है, मतलब कोई ब्लॉक है, ठीक है, कोई ब्लॉक का द्रव्यमान जो है 2 kg है, और बोल रहा है फुल स्टॉप बोल दिया, ये बात खत्म। ठीक है, अब बोल रहा है 1 kg के ठीक उसी प्रकार के गुटके, मतलब इसी प्रकार का कोई इसका या शेप होगा या साइज होगा जो भी होगा, लेकिन उसका मास कितना दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार के गुटके का गुटके की तुलना में, ठीक है, जड़त्व क्या होगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कहना क्या चाह रहा है कि 2 kg का द्रव्यमान का कोई गुटका है, ठीक है, उसके बाद 1 kg के ठीक उसी प्रकार के गुटके, ठीक है, 1 kg का इसी प्रकार के गुटके की तुलना में उसका जड़त्व क्या होगा, इसके तुलना में ये क्या है। तो आप लोग देख पा रहे हैं जड़त्व यदि बात करें टोटली डिपेंड करता है मास पे, तो मास देखिए इसके कंपेयर में क्या है 2 गुना है, तो जड़त्व भी इसके तुलना में क्या होगा 2 गुना होगा। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है 1 kg के ठीक उसी प्रकार के गुटके, यानी कि इसी प्रकार के गुटके का जड़त्व क्या होगा, ये इससे 2 गुना है, बस 2 गुना होगा। हाँ, तो क्योंकि जड़त्व जो है किस पे निर्भर करता है, टोटली निर्भर करता है मास पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। किसी पिंड पर बल केवल स्पर्श से ही लग सकता है, यह कथन जो है क्या है। तो बोल रहा है कोई भी वस्तु पे जो है बल, ठीक है, सिर्फ स्पर्श यानी कि कांटेक्ट में लाएंगे तभी लग सकता है। क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये बात सत्य नहीं है। आज ये बात सत्य नहीं रहता तो संपर्क सतह के आधार पर बल को 2 भाग में नहीं डिवाइड करते, तो संपर्क के आधार पर बल को भी 2 भाग में बांटा गया है। यानी कि कौन सा, तो यदि जो बल, ठीक है, किसी भी वस्तु पे आपस में संपर्क होने के, अनुभूति होने के कारण जो बल महसूस होता है उसको बोलते हैं संपर्क बल, उसको बोलते हैं संपर्क बल, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, संपर्क बल। और दूसरा क्या होता है, जो दूर होके भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर बल आरोपित लगता है तो उसको बोलते हैं असंपर्क बल, असंपर्क बल, या इसी को बोलते हैं दूरी, यानी कि दूर है लेकिन फिर भी बल लग रहा है, दूरी प्रक्रिया बल, दूरी प्रक्रिया बल। ठीक है, तो मतलब यदि संपर्क में रह के कोई वस्तु क्या बोलते हैं बल को महसूस कर रहा है तो उसको संपर्क बल, और दूर में रह के यदि कोई वस्तु फिर भी आपस में दोनों के बीच बल का अनुभूति हो रहा है तो उसको बोलते हैं असंपर्क बल, यानी कि दूरी प्रक्रिया बल, दूर रह के भी बल का अनुभूति। जैसे कि संपर्क बल में क्या होता है, मांसपेशी बल उठा रहे हैं, मसल्स के बीच क्या हो रहा है, मसल्स टिश्यू के बीच क्या हो रहा है, मसल्स का जो है बल लग रहा है, मांसपेशियां बल लग रहा है, ये सब संपर्क बल में आएगा। ठीक है, कोई भी वस्तु पे घर्षण, घर्षण क्या है, घर्षण कोई भी वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आता है तभी तो क्या होता है, गति इधर हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण एक बल लगता है, विरोध बल लगता है, उसको ही को घर्षण बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया घर्षण बल। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, संपर्क बल के। असंपर्क बल मतलब क्या होता है, संपर्क नहीं है लेकिन फिर भी बल लगा रहा है तो उसको बोलते हैं असंपर्क बल, या फिर उसी को बोलते हैं दूरी प्रक्रिया बल। जैसे कि क्या होता है, इसका एग्जांपल हम लोग समझे तो विद्युत चुंबकीय बल, जैसे कि आप जानते होंगे, ठीक है, कोई तार जा रहा है, ठीक है, तो तार में करंट यदि उसमें फॉलो कर रहा है तो उसके आसपास यदि कोई वस्तु चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो उसको क्या करता है, आकर्षित करता है, भले वो दूर है लेकिन फिर भी क्या करता है, खींचता है। संपर्क नहीं है फिर भी क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या चीज, बोलते हैं दूरी प्रक्रिया बल या असंपर्क बल। संपर्क नहीं है लेकिन फिर भी बल लगा रहा है, दूरी है फिर भी बल लगा रहा है, इसलिए दूरी प्रक्रिया बल, असंपर्क बल। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण क्या बल, दो बहुत द्रव्यमान वाले, हैवी द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल, तो दूर है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। तो ये सारा एग्जाम्पल दूरी प्रक्रिया बल में आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। कहता है किसी पिंड पर केवल संपर्क बल ही लगता है, नहीं, असंपर्क बल भी लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य है। ठीक है, किसी पिंड पर बल केवल संपर्क से ही लगता है, नहीं, असंपर्क से ही लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं असंपर्क बल या दूरी प्रक्रिया बल। ठीक है, इससे क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, मांसपेशी बल किसके अंतर्गत आता है बिहार पुलिस में, तो संपर्क बल के अंतर्गत। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी। चलिए देखते हैं जड़त्व का गुण। ठीक है, जड़त्व का गुण, ठीक है, क्या होता है, प्रत्येक वस्तु पर होता है, किसी वस्तु में होता है, और बोल रहा है किसी भी वस्तु में नहीं होता है। ठीक है, और प्रत्येक गतिशील वस्तु में होता है। तो देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, चाहे कोई वस्तु रेस्ट में हो, ठीक है, गति में हो, ठीक है, वस्तु यदि गति में है या फिर रेस्ट में भी है
या फिर कोई दिशा में भी डायरेक्शन गति है, सब में सारा का सारा क्या है, जड़त्व है। ठीक है, तीनों अलग अलग वैरायटी का। तो हम लोग इस ये चीज बोल सकते हैं कि दिशा जड़त्व का जो गुण है प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु में, ये बात हमारा एकदम सार्वभौमिक तथ्य है, सत्य है। ठीक है, किसी वस्तु में होता है, मतलब किसी वस्तु में, ऐसा नहीं बात है, ये तो गलत है। सीधा आंसर हम लोग को मिल ही गया, तो सीधा हम लोग बात करते हैं। कहता है 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो एक बार याद रखिएगा, ये वैल्यू 1 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, 1 किलोग्राम, सॉरी, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, यानी कि 1 किलोग्राम भार जो होता है कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो एक याद रखिए 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 kg फोर्स बराबर 9.8 न्यूटन। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मिलते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग नोट डाउन कर ले। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो कि हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। कहता है किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का समवेग होगा। ठीक है, यानी कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग क्या है, v है। मतलब कोई वस्तु है m द्रव्यमान का, ठीक है, और इसका वस्तु का वेग क्या है, ठीक है, v है। तो बोल रहा है p क्या होगा, यानी कि संवेग क्या होगा। हम लोग संवेग जानते हैं, संवेग क्या होता है। तो संवेग होता है किसी भी वस्तु का द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि p बराबर यदि हम लोग बोले, यानी कि संवेग बराबर, ठीक है, संवेग बराबर होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं, संवेग। संवेग जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। तो फॉर्मूला बोल रहा है तो एम भी, तो देखिए कहाँ है एम भी, हम लोग का आंसर ये हो गया। ठीक है, तो संवेग भी एक कौन सा राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, कोई भी वेग हो, संवेग हो, आवेग हो, ठीक है, तो सारा सारा किस में आता है, सदिश राशि में आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, P बराबर एम भी, यानी कि याद करने का एक ही तरीका था कि P होगा बराबर मैं भी। ठीक है, P होगा बराबर मैं भी। ठीक है, P बराबर एम भी। चलिए, तो आगे कहता है रॉकेट के सिद्धांत किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट का जो सिद्धांत है, ठीक है, यदि किस गति के नियम के अनुसार पे बोले तो हम लोग को क्या टिक करेंगे, तो हम लोग टिक करेंगे तृतीय गति के नियम पे। ठीक है, और यदि ऐसे पूछे तो हम लोग बोलेंगे रॉकेट जो है हमारा, ठीक है, जस्ट सपोज ये अपना का है रॉकेट, ठीक है, तो ये बोल रहा है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें फ्लेम जलता है, आग कंबसन यहाँ होता है। ठीक है, कंबसन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कंबसन के कारण थ्रस्ट फोर्स नीचा जनरेट करता है, और इसी के ये हुआ हमारा क्रियाबल। ठीक है, जो स्टार्टिंगली कंबसन होता है, ठीक है, दहन होता है, उसके बाद क्रियाबल हुआ, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या करता है, एक प्रतिक्रिया बल लगाता है, जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, इसको एक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, एक्शन फोर्स बोलते हैं, बदले में रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ये न्यूटन के कौन सा नियम के अंतर्गत आता है, थर्ड नियम के आता है, गति के तृतीय नियम के अनुसार, कि हमारा हमारा क्या होता है, क्रिया बल जो होता है हमेशा विपरीत प्रतिक्रिया बल, क्रिया बल के हमेशा क्या होता है, विपरीत, ठीक है, और समान प्रतिक्रिया बल होता है। यानी जितना ई लगाया क्रिया बल, बदले में उतना ही क्या लगाता है, विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। ये थर्ड नियम कहता है। ठीक है, और ये थर्ड, यदि ये तो हो गया हमारा किस गति सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो थर्ड नियम, लेकिन ये बोल रहा है किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं संवेग के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, यानी कि संवेग का सिद्धांत क्या है, संवेग में मतलब बोलता है किसी वस्तु का जो संवेग जो है, ठीक है, टकराने से पहले या टकराने के बाद क्या होता है, संवेग संरक्षित रहता है। यानी कि संवेग जो है कुल मिला के कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। इसी को संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, यदि मान लीजिए m1 v1 बराबर, यानी कि m2 v2, एक तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हमारा m1 v1 बराबर m2 v2। ठीक है, तो ये मतलब ये हुआ कि पहले का संवेग बराबर अंतिम का संवेग, यानी कि जब लिफ्ट कर रहा था, जब हमारा टेक ऑफ कर रहा था,
आई मीन जब इसका लिफ्ट ऑफ हो रहा था रॉकेट का, ठीक है, उस समय द्रव्यमान और उसका वेग, ठीक है, और उसके बाद जब लिफ्ट ऑफ हो गया तो क्या होता है कि उसके बाद धीरे धीरे कंबसन होता है तो फ्यूल इसका डिक्रीज कर जाता है, उसके एवरेज में क्या आता है, इसको बराबर होने के लिए वेलोसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा संवेग जो क्या होता है, बैलेंस होता है, संरक्षित रहता है। अगला देखते हैं, किसी गतिशील यानी कि इसका क्या होगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, और किस गति नियम पे, तो तीसरा गति नियम पे। तीसरा गति नियम, थर्ड गति का नियम क्या बोलता है कि किसी भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन 8 नंबर, किसी गतिशील पिंड का संवेग व्यक्त किया जाता है। तो इतना तो है, यही सेम चीज संवेग किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो हमारा देख लेते हैं, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने त्वरण, यही भी नहीं है, ये भी नहीं है, द्रव्यमान गुने वेग, तो ये आंसर है, ठीक है। तो आगे आगे कहता है, यदि हम लोग इसका यूनिट निकालें संवेग का, ठीक है, संवेग का, तो संवेग का यूनिट निकालेंगे क्या होगा, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, केजी, ठीक है, वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग संवेग का भी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हमारा द्रव्यमान वेग का क्या होता है, सॉरी, केजी मीटर प्रति सेकेंड होगा, कि वेग है तो मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड। यदि इसका बीमा की बात करें संवेग का, तो क्या होगा, केजी दिया हुआ है यानी कि मास दिया हुआ है तो एम लिखेंगे, मीटर दिया हुआ है लंबाई का मात्रक है तो एल लिखेंगे, बटा में समय दिया हुआ है तो टी है, इसको सीधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम एल टी के पावर -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होगा, ठीक है। किसी पिंड का संवेग यानी कि हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है, पी बराबर एम भी, यानी कि पी जो है डायरेक्टली सीधा समानुपाती होता है द्रव्यमान के, और फिर पी जो है किसके, वेग के भी सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। तो यानी कि मास बढ़ेगा तो उस वस्तु का संवेग भी बढ़ जाएगा, यदि वेग भी बढ़ेगा तो इसका संवेग भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या चीज, सेम मात्रा में बढ़ेगा, ठीक है। किसी पिंड का वेग जो है आधा कर दिया जाए, ठीक है, वेग क्या कर दिया जाए, आधा करने पर, यदि इसका हम लोग वेग आधा कर देंगे क्या होगा, ठीक है, जब वेग हम लोग आधा करेंगे तो संवेग भी क्या हो जाएगा, क्योंकि समानुपाती होता है, तो वेग को आधा करेंगे तो संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कहाँ है, ये हमारा ऑप्शन सही है, राइट आंसर इज ए, ठीक है। कहता है एक अचर बल इतना केजी द्रव्यमान के एक पिंड में इतना त्वरण पर करता है, यानी कि एक कोई बल है, अननोन है, अचर है, ठीक है, यानी कि उसका मान अचर है, यानी कि फिक्स है, ठीक है, मान नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान कितना है, 0.6 kg है, ठीक है। तो इस पर कोई बल लग रहा है, हमको नहीं पता है, अननोन है, लेकिन इस बल के एवज में क्या हो रहा है, कितना एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है, त्वरण 0.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बोल रहा है इसका जो है फोर्स कितना होगा, तो बस कुछ नहीं, फार्मूला फिर सेम फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है, F बराबर ma, F बराबर ma, कट भी रहा है यहाँ, ठीक है, तो F बराबर ma हो जाएगा, तो यहाँ F बराबर ma, एक बार चेक कर लेते हैं, कट भी रहा है, चलिए ठीक है, F बराबर ma हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला रखेंगे, m दिया हुआ है, ठीक है, तो m दिया हुआ है कितना, तो 0. द्रव्यमान दिया 0.6 गुना 0.8, 0.6 और 0.8, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.48, ठीक है, न्यूटन। तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 0.8 न्यूटन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर ले। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यूटन के नियमों का प्रतिपादन किया, ठीक है। यहाँ पे एक होगा, किसने न्यूटन के नियमों का प्रतिपादन किया, तो स्वाभाविक सी बात है, न्यूटन के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ही किया था। दरअसल हुआ क्या था, इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने, ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है, न्यूटन से संबंधित इन्होंने कुछ खोज कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने चर्च में बैठ के, लेकिन उनके मृत्यु के बाद, ठीक है, क्या नाम है, सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है, 1686 ईस्वी में क्या किए, प्रिंसिपिया नामक बुक में
न्यूटन के तीनों गति के सिद्धांत दिए और तीनों जो है गति से संबंधित ही था। ठीक है, और मतलब ये चीज कहने का तात्पर्य है न्यूटन के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, तो न्यूटन ने किया। ठीक है, कितने नियम थे न्यूटन के गति से संबंधित? 3 थे। ठीक है, और जो इससे पहले कौन थे जिन्होंने मतलब न्यूटन की अवधारणा, गति के बारे में अवधारणा दिए? तो गैलीलियो गैलीली। ठीक है, उनके मृत्यु के बाद उन्हीं का सारा जिम्मेदार न्यूटन निभा के आगे चलते हैं, और इन्होंने 1686 ईस्वी में एक पुस्तक पब्लिश किया, प्रिंस पिया। कैसा पिया? तो प्रिंस पिया नामक बुक जो है 1686 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित की है, और उसमें गति एवं गति के नियमों के बारे में चर्चा किया गया था उस बुक में। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने किए थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कहता है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है। ठीक है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान, मतलब ये हो गया कि उसका द्रव्यमान पहले m था, तो अब क्या हो गया 4m। ठीक है, इस पे ध्यान देना है, 4m हो गया। ठीक है, 4 गुना होता है, तथा उसका वेग जो है आधा हो जाता है। और वेग पहले मान लीजिए कुछ था, उसका वेग अब क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है, तो वस्तु का संवेग होगा। तो बस कुछ नहीं है, वस्तु का संवेग होता क्या है? ई ओरिजिनल ये है। ठीक है, इस पे ध्यान दे दीजिएगा। तो वस्तु का संवेग बराबर होता क्या है? P बराबर m भी होता है। इसका वैल्यू बस रख दीजिए। ठीक है, इसका वैल्यू m का, मेन ई एम का वैल्यू क्या है? 4m। 4m। ठीक है, और v का वैल्यू ओरिजिनल क्या है? क्योंकि आधा कर दिया गया है, तो v/2। ठीक है, यहाँ से कट कर दीजिए, कितना आएगा? यहाँ से 2, तो आएगा 2mv, आएगा 2mv, यानी कि दुगुना हो जाएगा संवेग का। ठीक है, कितना दुगुना हुआ? ठीक है, संवेग होगा क्या हुआ? दुगुना हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। तो जड़त्व का नियम जो है को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन की गति का जो न्यूटन ने जो, ठीक है, 3 गति से संबंधित नियम प्रतिपादन किए, उसमें से पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहना चाहता है, तो इसको, इसी को तो क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। लेकिन तब कब तक वो उस स्थिति में, जब तक कि उस पर कोई बल ना लगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे बल ना लगे, यानी कि बल को परिभाषित कर दिया, और यहाँ पे जड़त्व का भी कॉन्सेप्ट ला दिया, पहला नियम। ठीक है, तो यानी कि समझ में आ गया कि बल क्या है, कि बल ये कारक है जो किसी भी वस्तु को स्थिति में परिवर्तन कर देगा। ठीक है, मतलब यही नहीं बोल रहा था, कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि इस पर अप्लाइड फोर्स कोई ना लगे। ठीक है, यानी कि अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा है तो जड़त्व है। ठीक है, और जैसे ही बल लग गया, और ये जड़त्व तभी तक रहेगा जब तक इस पे कोई बल, बाह्य बल काम ना करे। जैसे ही बाह्य बल कार्य किया तो ये जड़त्व की स्थिति में नहीं रहा। इसलिए बल का भी परिभाषा निकल गया कि बल वह पदार्थ है जो क्या कर सकता है? अवस्था परिवर्तन कर सकता है। और यहाँ से जड़त्व का, तो पहला गति का नियम जो है जड़त्व का भी परिभाषा कर देता है और बल का भी देता है। ठीक है, मेनली हम लोग बल का ही परिभाषा देखते हैं। ठीक है, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो अब दूसरा क्या था? तो दूसरा बोला था, दूसरा जो बल का व्यंजक दिया था, दूसरा क्या दिया था? सेकेंड। पहला तो जान ही गए, सेकेंड क्या दिया था? तो सेकेंड दिया था बल का व्यंजक दिया था। व्यंजक मतलब फॉर्मूला, रिलेशनशिप। ठीक है, तो क्या फार्मूला था? F बराबर ma, यानी कि किसी भी वस्तु पर लगा जो बल होता है उस वस्तु के द्रव्यमान एवं उस बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और दूसरा एक चीज और आता है कि किसी वस्तु पर जो है उत्पन्न जो है बल है, या फिर क्या बोलते हैं, हाँ, किसी वस्तु पर जो है उत्पन्न त्वरण या फिर बल, ठीक है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो बल जो होता है संवेग में परिवर्तन का दर, यानी कि ये मान लीजिए संवेग में परिवर्तन का दर का मतलब क्या हुआ? मतलब ये संवेग में परिवर्तन का दर, यानी कि चेंज इन P अपॉन T, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन हमारा क्या आएगा? स्वाभाविक सी बात है, संवेग में परिवर्तन क्या आएगा? यदि मतलब हम लोग देखें, इसको कहाँ लिखें? संवेग में परिवर्तन यहाँ देखें, चेंज इन P के बारे में, संवेग में परिवर्तन क्या आएगा? मतलब पहला यदि मान लेते संवेग में परिवर्तन, यानी कि पहला हम लोग मान लेते हैं पहले। ठीक है, पहला मान लेते हैं, यानी कि P1 बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि M1V1 कुछ भी होगा। ठीक है, P2 यदि हम लोग लिखेंगे M2V2 लिखेंगे, द्रव्यमान सेम ही रहेगा किसी वस्तु के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही वस्तु के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, अंतर कैसे निकालेंगे? दोनों को घटा देंगे, यानी कि अंतर क्या? चेंज इन, ठीक है, P2 माइनस P1, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा?
V2 माइनस एम V1, एम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, सेम यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा एम इंटू, तो भी में भी घटेगा तो भी ही आएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं V2 माइनस V1, ठीक है, अपॉन टी। इतना का वैल्यू क्या होता है, ये होता है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ आ गया ए बराबर एम। किसी भी वस्तु पर लगा बल जो होता है संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये भी फार्मूला हो गया, इससे बल का एक व्यंजक यहाँ से भी निकल गया, एक व्यंजक। ये भी मतलब फार्मूला दो वो बोल सकते हैं, बल जो है किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के द्रव्यमान एवं उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर और संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर, ये दोनों हम लोग परिभाषा बोल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा पता ही है, तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है कि किसी वस्तु पे जो लगा बल है, ठीक है, मान लीजिए ये टेबल है हम अपन लोग का, ठीक है, यदि इस पे कोई वस्तु रखा हुआ है, ये जितना बल इस पे लगा रहा होगा, ठीक है, जितना ये किताब इस टेबल पर बल लगा रहा है, जस्ट इसी के अपोजिट में सेम मात्रा में क्या कर रहा है, ऊपर भी लगा रहा है, जिसको हम क्रिया और प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। ठीक है, यानी समझने के लिए रॉकेट को समझ लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, जब ये फ्यूल कंबसन होता है तो नीचे थ्रस्ट देता है, दाब देता है, क्रिया बल इसको बोलते हैं। जस्ट सेम अमाउंट में क्या करता है, इसको लिफ्ट करता है। तभी तो इसी सिद्धांत, न्यूटन के तृतीय गति सिद्धांत पे ही क्या करता है, ऊपर आगे की ओर बढ़ता है। चाहे एरोप्लेन हो या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट हो, सारा का सारा थ्रस्ट आग निकलता है और उसके एवज में क्या होता है, एडवांस करता है, मूव करता है आगे। ठीक है, अप थ्रस्ट, इसको डाउन थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के तृतीय गति के सिद्धांत पे काम करता है। यानी कि न्यूटन के तृतीय सिद्धांत क्या गति बोलता है, प्रत्येक क्रिया बल जो होता है समान विपरीत प्रतिक्रिया, मतलब समान भी होता है और लेकिन इसका प्रतिक्रिया बल उसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, यानी तीनों समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। तो जड़त्व के नियम कहाँ से मिला, तो जड़त्व बोले या फिर बल का परिभाषा बोले, सारा सारा पहला से। दूसरा से क्या नियम, बल का व्यंजक। ठीक है, क्या बोलता है, किसी भी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के द्रव्यमान एवं उस बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, या फिर किसी वस्तु पर लगा बल संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा हो गया। और तीसरा क्या होगा, तो क्रिया बल जो है, ठीक है, प्रत्येक विपरीत प्रतिक्रिया बल के समान होता है, विपरीत होता है लेकिन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन होता है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल होता है, यहीं पे देख लिए समान होता है लेकिन क्या होता है, विपरीत होता है। तो देखते हैं, एक ही वस्तु पर और एक ही दिशा में, ये नहीं, एक ही दिशा में नहीं होता है, विपरीत दिशा में होता है। एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में, यही तो है आंसर अपना लोग का, यही है। लेकिन अलग अलग वस्तुओं पर एक ही दिशा में, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग वस्तुओं पर, तो ये सब सारा नहीं होगा। तो क्या होगा, एक ही वस्तु पर लेकिन विपरीत दिशा में और समान मात्रा में। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हम लोगों के पास 15 नंबर, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। ठीक है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, जैसा कि जानते हैं कि न्यूटन हमारा किसका मात्रक होता है, बल का। तो एफ बराबर क्या होता है, एम ए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यदि इसका एस आई निकाले, एस आई पद्धति के अनुसार, एस आई मतलब एम के एस का ही तो बृहद रूप है। ठीक है, बृहद रूप है एम के एस पद्धति का ही एस आई। ठीक है, 1 मिनट। तो एमकेएस पद्धति का ही बृहद रूप होता है एसआई पद्धति। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आगे क्या इसका एसआई में लिखते हैं। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया एसआई मात्रक। तो इसी के वैल्यू को केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, 1 न्यूटन बोल देते हैं। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एसआई मात्रक हो गया न्यूटन। ठीक है, लेकिन यदि सीजीएस देखें तो सीजीएस मतलब सीजीएस पद्धति के अनुसार सारा निकालेंगे। तो सीजीएस पद्धति के अनुसार निकालेंगे तो मास का द्रव्यमान सीजीएस के अनुसार क्या आता है, C4 सेंटीमीटर और G4 ग्राम, यानी कि मास का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद त्वरण का क्या होता है, त्वरण का क्या होता है, तो त्वरण का हम लोगों का होता है क्या, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हम लोग, लेकिन ये तो हमारा सीजीएस में, तो यहाँ मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक।
तो लंबाई का मात्रक सीजीएस में क्या होता है, C4 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर, और समय का मात्रक तो समय उसी होता है, यानी ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 ग्राम यानी कि 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग बोलते हैं 1 डाइन, ठीक है, 1 डाइन। यदि सीजीएस यूनिट की बात करेगा तो ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, और सीजीएस मात्रक होता है डाइन, ठीक है। बस यहाँ पे क्या सीजीएस मतलब जहाँ जहाँ केजी था, बस यहाँ द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और मीटर था और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर यहाँ दे, बस हो गया। एक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग 1/9 और केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन, ठीक है। इसमें एक चीज और जान लीजिएगा, एक अर्ग 10⁻7 सॉरी 1 जूल बराबर कितना है, 10⁻⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ये चीज आप लोग डाटा में याद रखिएगा, ठीक है। आगे बोलता है, आगे देखते हैं, कहता है द्रव्यमान नीचे के संबंध से, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ बचा हुआ है, क्या है, 30 न्यूटन कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक पड़ा है। मतलब ये कोई वस्तु है, कितना द्रव्यमान है, मास इसका 5 केजी है, और 30 न्यूटन का इस पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है। 30 न्यूटन का इस पे बल लग रहा है, जिसके कारण क्या करेगा, ये आगे फर्दर डिस्प्लेस करेगा और वेग में परिवर्तन आएगा। वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण। कितना समय तक लगा, t बराबर 2 सेकेंड, ठीक है। तो पूछ रहा है कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण निकाले, तो त्वरण बराबर सेम फार्मूला वही न्यूटन के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय गति के नियम से ही, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। हमको क्या निकालना है, त्वरण निकालना है ना, हाँ त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्वरण बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ, और इसे एम ऑफ मल्टीप्लिकेशन में इधर भाग में आ जाएगा, बस कुछ नहीं, क्या है, तो रख लीजिए वैल्यू, एफ का मान 30 न्यूटन अपॉन क्या चीज, और मास का द्रव्यमान का मात्रा कितना है, 5 केजी, 5 केजी, यहाँ हो गया 6, यानी कि 6 न्यूटन केजी। इसको हम लोग फर्दर न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, 6 न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, हम लोग न्यूटन को लिख सकते हैं कितना, ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, की सॉरी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटा केजी, केजी कैंसिल आउट, यानी 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए बराबर निकल गया अपन लोग का, ए इक्वल्स टू 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ है आंसर, तो ये है, कट भी रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ कट रहा है, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं इधर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है, द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है। हम लोग जानते हैं एफ बराबर एम ही होता है, एम बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एफ अपॉन ये आ जाएगा, यानी कि बल बटा एरिया, यानी क्षेत्रफल, बल बटा हाँ सॉरी ए है ना, ये त्वरण हुआ ना, ठीक है, ए है त्वरण है, ये हो जाएगा। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम मदद करता है, न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या कर रहा है, अभी तक वही देख रहे हैं, बल, न्यूटन का गति का नियम यही बोलता है, दूसरा गति नियम, किसी वस्तु पर लगा बल, ठीक है, किसी वस्तु पर लगा, मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु पर लगा बल, इसका कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है, इस वस्तु पर लगा जो बल होगा, ठीक है, तो इस वस्तु का द्रव्यमान और इस बल के कारण जो वेग उत्पन्न होगा, ठीक है, वेग उत्पन्न हुआ, ये दोनों के प्रोडक्ट के ही क्या होता है, यानी कि एफ बराबर सॉरी उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, किसी वस्तु पर लगा बल, ठीक है, बराबर होता है किसके, तो उस वस्तु के द्रव्यमान और इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ होगा उसके गुणनफल के, या फिर संवेग में परिवर्तन के दर को ही क्या बोलते हैं, बल के बराबर होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग तो कुल मिला के जो है बल का निकालता है, ठीक है। कहता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम
मदद करता है पिंड का क्या पता करने के लिए, भार या चाल या त्वरण। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें से 3 गो चीज है, तो ये तीनों फार्मूला एक दूसरे के रिलेटिव। बल तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा द्रव्यमान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, ठीक है, त्वरण, आंसर क्या होगा, त्वरण होगा, ठीक है। फार्मूला में जो अवेलेबल है वो तीनों तो निकाल सकते हैं, ए बराबर निकालेंगे तो एफ बटा एम, फिर एम बराबर निकालेंगे तो एफ बटा ए करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक आप लोग एक और फार्मूला याद रखिएगा आवेग के लिए, इम्पल्स, इम्पल्स बराबर होता है बल गुने समय। किसी चीज का इम्पल्स कितना है, ठीक है, इम्पल्स कितना है, तो बल कितना समय तक लग रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यानी कि आवेग बराबर इम्पल्स बराबर आई बराबर, इसको हम लोग बल को एफ, समय को टी, एफ टी बोलते हैं, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट निकालिएगा क्या होगा, फोर्स का न्यूटन, सेकंड, न्यूटन सेकंड, ठीक है। इसका यदि विमा निकालिएगा इसी प्रकार विमा निकाल लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले आगे और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई बल 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर, ठीक है, वस्तु ए में इतना का त्वरण, मतलब कोई ए वस्तु है, कोई ए वस्तु है, ठीक है, इस पर इसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम है, क्या है, इस पे कोई बल लग रहा है, ठीक है, मान लीजिए ए है तो इस पे बल लग रहा होगा एफ है मान लेते हैं, ठीक है, और इस एफ बल के कारण इसमें कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है, डिस्प्लेस करेगा तो स्वाभाविक सी बात है वेग में परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो इसका जो क्या आ रहा है, त्वरण जो आ रहा है यानी कि ए जो आ रहा है, ठीक है, ए बराबर 8 मीटर, ठीक है, ए बराबर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इस केस के लिए हम लोग सीधा निकाल सकते हैं इसमें कितना बल लग रहा है, तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम ए होता है, तो एम ए, ठीक है, तो यानी कि 10 ग्राम गुने क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा 80 ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एफ ए, ठीक है। और एक और वस्तु है बी है, ठीक है, इस पे भी वस्तु कोई एफ यहाँ है तो बी लग रहा होगा एफ बी, ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ है, और इस पे कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा ही, ठीक है, कई तो त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है, ए बराबर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कितना, तो 5। तो हम लोग यहाँ भी निकाल लेते हैं बल इस पे कितना का, एफ बराबर एम में होता है, द्रव्यमान इसका 20 ग्राम इंटू 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कितना आएगा 20 बचे 100 ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ कर लीजिएगा, ग्राम ही लिखा हुआ, चलिए ग्राम मीटर, जीएम ग्राम मत समझ जाइएगा, यहाँ नोटेशन जो दिया है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है, ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किसका ज़्यादा आया, यहाँ पे देख रहे हैं एफ ए, यानी कि एफ ए से कौन ग्रेटर है, यानी कि हम लोग देख रहे हैं एफ ए से कौन ग्रेटर है, एफ बी, ठीक है, यानी कि एफ जो है, तो देखते हैं कौन कथन स्टेटमेंट सही है, कहता है बी की अपेक्षा ए पर बड़ा बल लगता है, ए पर बड़ा बल लग रहा है, तो क्या ऐसा है, ए पर बड़ा बल नहीं लग रहा है, बी पे बड़ा बल लग रहा है, ठीक है। और दूसरा यदि देखें करा ये गलत है, तो ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लग रहा है, तो ए की अपेक्षा जो बी पर बराबर लग रहा है ये तो सही है, तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा 19 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट कट रहा था थोड़ा, इसको एडजस्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया।
अब क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का जो कि है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, मतलब किसी असंतुलित बल। अब देखिए असंतुलित बल क्या होता है, एक चीज जान लीजिए, यदि कोई वस्तु है, ठीक है, इस पर कोई बल लग रहा है, ठीक है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है, लेकिन इसका रिजल्टेंट जो है ना जीरो है, यानी कि परिणाम कुछ नहीं मिल रहा है। बल लगा रहा है, यही मान लीजिए खूब बल लगा रहे हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम ही नहीं दिख रहा है, ना ही टूट रहा है, ना डिस्प्लेस कर रहा है। तब जब परिणाम हमारा रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट जब जीरो हो, तो उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग बैलेंस फोर्स, ठीक है, यानी कि संतुलित बल बोलते हैं। यानी कि बल लगा रहे हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं हो रहा, मतलब कोई परिणाम नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संतुलित बल, ठीक है। तो एक ऐसा बल होता है जो क्या हो, बल लगाए, थोड़ा सा क्या कर गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि रिजल्टेंट जो है डज नॉट, अब जो है रिजल्टेंट जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि रिजल्टेंट हम लोग का डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इस केस में हम लोग बोल देते हैं असंतुलित बल, यानी कि जो है अभी जैसे हम लोग खड़ा है, क्या है, हमारा बल जो है संतुलित है, ठीक है, हमारा परिणाम जो है हमारा क्या है, डगमगा नहीं रहे, लेकिन वही एक पैर पे खड़ा हो जाते, थोड़ा देर में क्या होता है, वाइब्रेशन स्टार्ट होने लगता है, कि बल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है समान नहीं हो पाता है, जिसके कारण परिणामी बल यहाँ पे कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो संतुलित बल क्या हुआ कि किसी बल पे, यदि किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसका परिणाम कुछ नहीं आ रहा है, तो उसको संतुलित बल। जैसे ट्रेन को धकेलना है, एक आदमी मिलकर धकेलेगा, क्या हुआ, बल कितना लगा लेगा, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया, तो वहां पे क्या होगा, परिणामी बल शून्य, इसीलिए संतुलित बल होगा। जब परिणामी बल शून्य नहीं होगा, यानी धकला गया, कुछ परिणाम आ गया, तो उसको बोलते हैं क्या चीज, असंतुलित बल, ठीक है, यानी कि अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, किसी असंतुलित बल, यानी कि क्या चीज, अनबैलेंस फोर्स किसी पिंड पर उत्पन्न करता है, तो ठीक है, कोई भी बल उत्पन्न करेगा, चाहे बल संतुलित हो असंतुलित, हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, F बराबर ma जानते हैं। तो क्या बोल रहा है, उत्पन्न त्वरण, त्वरण जो है, त्वरण, ठीक है, तो हम लोग यहाँ ये चीज याद रखिएगा, कोई भी फार्मूला यदि समान सही से जाए, F समानुपाती m है, ठीक है, F समानुपाती m है, और इसका दूसरा कहना क्या चाह रहा है, m भी और a भी क्या है, त्वरण के समानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक त्वरण का पूछा है, तो त्वरण किसके समानुपाती है, बल के समानुपाती, ठीक है, तो बल के समानुपाती है, देख लेते हैं, बल के समानुपाती को ही अनुकर्मानुपाती बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का टोटल टाइप का जो कुछ क्वेश्चन जो था बल से संबंधित, ठीक है, और गति के नियम से संबंधित, एक चीज है कि बल से गति के जो भी नियम है, ठीक है, तीनों नियम है, उसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जो ये एग्जाम्पल है वो गति के किस नियम से संबंधित है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। एक चीज़ आप लोग को जानकारी दे दें कि आज से जो है एकदम कंटिन्यू वीडियो आएगा, और वो भी दिन में लगभग 11 से 12 बजे के बीच जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को संपूर्ण देखें, ताकि आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियरिटी हो जाएगा। और ये जो भी क्वेश्चन है आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम PYQ है, ठीक है, और इसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग जो है क्वेश्चन को देखना ना भूलें, और वीडियो को कम से कम आप लोग ज़रूर एटलीस्ट फुल वीडियो देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में फुल एनर्जी के साथ, ठीक है।